हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनी टाइम मैथ साइंस में। तो आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम रियल नंबर है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की सबसे पहली बात आती है आपके चैप्टर के हिसाब से यूक्लिड का डिवीज़न लेमा। तो अगर हम इस यूक्लिड के डिवीज़न लेमा की बात करें, इससे पहले मैं आपको लेमा और एल्गोरिदम्स क्या होती है ये समझा देता हूँ। तो चलिए हम बात करें। तो देखो लेमा क्या होता है वो अगर हम देखें तो ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट मतलब ये है कि लेमा पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है, इसे कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। लेमा पहले से कोई प्रूफ स्टेटमेंट होता है, पहले से प्रूवन होता है, ये इसे कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। और इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को ट्रू है या फॉल्स है ये प्रूव कर सकते हैं। ट्रू प्रूव करने के लिए हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम इस पहले से प्रूव्ड लेमा को यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले से जो प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है उसको हम लेमा बोलते हैं, जिसकी मदद से किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई लेमा क्या होता है। अब हम बात करें एल्गोरिदम की। तो यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिदम तो बाद में बात करेंगे, पहले एल्गोरिदम क्या होती है। एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो क्या समझ में आता है यहाँ पर कि एल्गोरिदम कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज़ होती है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर देती है। ठीक है ना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर करना है, किन किन स्टेप्स से गुजरना है, उन सारी स्टेप्स का जो कलेक्शन होता है ना उसको हम एल्गोरिदम्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। जैसे कि सपोज़ हमें चाय बनानी है, टी बनानी है। ठीक है, तो टी बनाने के लिए एक फ़िक्स प्रोसीजर होता है, एक फिक्स स्टेप्स होती है, उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हम पानी लेंगे। ठीक है, कितने कप टी बनानी है, अकॉर्डिंग टू डेट वी हैव टू टेक वाटर 2 कप 3 कप लाइक दिस। फिर उसमें हम चाय पत्ती डालेंगे, है ना, टी लीव्स डालनी पड़ेगी। फिर शुगर कितनी ऐड करनी है, मिल्क कितना ऐड करना है, ये सारा एक प्रोसीजर होता है। कब कौन सी चीज़ ऐड करनी ये एक प्रोसीजर है। ठीक है ना। तो इसी प्रोसीजर की जो सारी स्टेप्स का कॉम्बिनेशन होगा उसको हम एल्गोरिदम, मैथमेटिक्स में हम उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम नाम का एक वर्ड आता है। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या होती है वो हमें समझ में आ गया, लेमा क्या होता है वो हमें समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं यूक्लिड का डिवीज़न लेमा। मतलब यूक्लिड ने एक डिवीज़न के लिए लेमा दिया था। डिवीज़न नाम से ही पता चल रहा है कि डिवीज़न लेमा है, तो डिवीज़न के यूज़ में आएगा। ठीक है ना। वो क्या बोलता था, देखो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, डेट इज़ क्या है, फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, फॉर ईच pair of positive integers a and b we have found whole numbers q and r satisfying the relation। कौन सा रिलेशन, ये जो नीचे रिलेशन दे रखा है, satisfying the relation a equals to bq plus r। और जहाँ पर r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से b के बीच में। 0 हो सकती है लेकिन b के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो देख लेते क्या है। कंसीडर, ये थोड़ा सा हम कंसीडर करके देखें कुछ चीज़ें कि कैसे इनको प्रूव करना है या फिर कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलो एक हम डिवीज़न लेते हैं 27/7। ठीक है, एक एग्जांपल करके देखते हैं हम। ठीक है ना, एक एग्जांपल करके देखते हैं कि भाई क्या Q और R ऐसे होल नंबर आते हैं क्या इस रिलेशन के सेटिस्फेक्शन से। दो पॉजिटिव नंबर, एक लिया हमने 27 और 6, या चलो मैं 27 और 6 दो नंबर लिए। ठीक है ना। अब मैं इस 27 को 6 से डिवाइड करता हूँ। ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये लेमा कुछ भी नहीं है, डिवीज़न जो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड करते थे ना उसका ही
डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा जाना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने 27 एंड 6 लिया। अगर मैं 6 से 27 को डिवाइड करूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं 6 से 27 को डिवाइड करूँ तो आई थिंक 4 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है, और आई थिंक 24 आएगा। और अगर यहाँ पर हम माइनस करके देखें तो यहाँ पर 3 आना है। तो ध्यान से देखो, इस इतनी सी बात को हम इस यूक्लिड के डिवीज़न लेमा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ पर 20, चलो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पर ये जो 27 है ना, वो हमारा A है। यहाँ पर ये जो 6 है वो हमारा B है। अब इन A और B नंबर के लिए देखो, ये A है और ये B है। फॉर एनी ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। तो देखो यहाँ पर A और B दो नंबर है, मतलब पेयर ऑफ इंटीजर्स है। तो इसके लिए हमें हर बार कोई ना कोई दो नंबर मिनिमम फाइंड होंगे, होल नंबर्स। वो क्या होंगे? Q एंड R, ठीक है। तो Q देखो यहाँ पर ये हमारा जो नंबर है 4, ये हमारा Q है, और ये जो 3 नंबर है वो हमारा R है। तो हमें ये दो नंबर लेने पर हमें Q और R फाइंड हो गए, और वो ये दोनों नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 27 इक्वल टू B डेट इज 6, 27 इक्वल टू 6 मल्टी Q डेट इज़ 4 प्लस R डेट इज 3, ठीक है। तो देखो ध्यान से, क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है? 6 4 या 24 प्लस 3 27, यस इट इज़ सेटिस्फाइड। ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है, मतलब यूक्लिड का डिवीज़न लेमा सही बोलता है, सही बात बोल रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव होल नंबर या इंटीजर लेने पर हमें दो होल नंबर ऐसे मिलते हैं, कौन कौन से? Q एंड R, जो A इक्वल टू बी क्यू प्लस R वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो R, मतलब जो R की वैल्यू है वो 0 से B के बीच में ही होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो R है वो जो 3 है, देखो 3 की वैल्यू यहाँ पर हम देखें तो 3 सेटिस्फाई कर रहा है हमारा किसको? 0 से 6 के बीच की वैल्यू को 3 सेटिस्फाई करता है। यस, हमने यहाँ पर लिख दिया इस कंडीशन को कि जो B है हमारा उससे छोटा है और 0 से बड़ा है, कौन? 3, जो कि हमारा R है। तो सेम चीज़ आपकी NCERT की बुक में थ्योरम नंबर 1.1 दे रखी, वो कुछ अलग स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखा है, लेकिन उसको भी हम देखते चले। तो हम देखें, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, अगेन A एंड B, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सेटिस्फाइंग A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस R, जहाँ पर वेयर R इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड R इज लेस देन B। इतना आपको समझ में आना चाहिए कि जो R की वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो सकती है या उससे बड़ी होगी, बट B से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूक्लिड का डिवीज़न लेमा देख लिया है बहुत अच्छे से। और क्या स्टेटमेंट था? A इक्वल टू बी क्यू प्लस R किस तरीके से सेटिस्फाई करता है। अगर आप चाहें तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं कि चलिए कुछ और कंसीडर करें कि जैसे 45 और 8, कोई मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 45 एंड 8, ये दो नंबर्स लिए। तो यहाँ पर मेरा 45A है और 8 हमारा B है। आगे मैं क्वेश्चंस में आपको हालांकि समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट चल रहा है तो हम उसको अच्छे से समझ ले कि 45 एंड 8 में हमें यूक्लिड का डिवीज़न लेमा लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? कुछ भी नहीं करना है कि 45 को 8 से डिवाइड करो। अगर मैं 45 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार डिवीज़न होगा आप लोगों को आना चाहिए, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। 45 को जब मैं 8 से डिवाइड करूँ तो 8 5 ज़ा 40, बहुत टाइम लगाते हो आप लोग। चलो जल्दी से बोलो, 8 5 ज़ा
40, तो 8 5 ज़ा 40 हुआ। जैसे 40 हुआ तो ये 5 यहाँ पर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, फिर से हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो ये जो 45 हमारा है, ये हमारा क्या है, ए है। ये जो 8 है हमारा, ये बी है। ये 5 है, डेट इज़ क्यू। एंड ये जो नीचे वाला, ये वाला 5 है, जो डाउनवर्ड्स का 5 है, वो हमारा क्या है, आर। तो इसको हम यूक्लिड के डिवीज़न लेमा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 45 इक्वल टू बी क्यू 8 × 5 + 5, इतना हम लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, और देख लो 8 5 ज़ा 40 + 5 45, तो ये यूक्लिड का डिवीज़न लेमा ट्रू होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेमा बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिदम क्या बोलती है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका यूजेस क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ क्या है। तो यूक्लिड की जो डिवीज़न एल्गोरिदम है ना, वो HCF फाइंड करने के काम आती है दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में। ठीक है, मान लो कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स A और B दे रखे हैं और उनका हमें HCF फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिदम से हम इसको निकाल सकते हैं। अब एल्गोरिदम क्या होती है आप लोगों को पता ही है। ठीक है, एल्गोरिदम किसी प्रोसीजर को करने के लिए क्या स्टेप्स होगी उनको बोलते हैं एल्गोरिदम। तो यहाँ पर HCF निकालने के लिए क्या स्टेप्स है, उन सारी स्टेप का जो कलेक्शन होगा उसको हम एल्गोरिदम, जैसे यहाँ पर मैंने 6 स्टेप्स लिख रखी, इन 6 स्टेप्स का कलेक्शन ही एल्गोरिदम कहलाएगा। डिवीज़न एल्गोरिदम का मतलब है इन 6 स्टेप्स का कलेक्शन। तो हम पहली स्टेप देखें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ थ्योरी पढ़ने से हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो हमें ईजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देखें। सबसे पहली बात यहाँ पर देखें, आइडेंटिफाई द 2 नंबर्स। ठीक है ना, सबसे पहले हमें 2 नंबर कौन कौन से गिवन है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात क्या करनी है, टेक ग्रेटर नंबर एज डिविडेंड, टेक ग्रेटर नंबर एज डिविडेंड एंड स्मॉलर नंबर एज डिवाइजर, टेक ग्रेटर नंबर एज डिविडेंड। ठीक है ना, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लेना। टेक ग्रेटर नंबर एज डिविडेंड एंड स्मॉलर नंबर एज डिवाइजर। ठीक है ना, तो ये 2 बातें हमें पता लगानी है कि बड़ा नंबर है उसको हमें डिविडेंड के फॉर्म में लेना है, छोटा नंबर है उसको डिवाइजर के फॉर्म में लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, फाइंड द क्यूसेंट एंड रिमाइंडर। देखो हमने जो A = BQ + R किया था, A = BQ + R किया था ना, बस वही चीज़ करनी है। यहाँ पर हमें Q और R निकालने हैं, Q इज़ क्यूसेंट एंड R इज़ रिमाइंडर। तो हमें वही Q और R यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं, क्यूसेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। फिर हमें आगे क्या करना है, फोर्थ स्टेप में, इफ़ द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, इफ़ द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, अगर रिमाइंडर ज़ीरो है देन डिवाइज़र इज़ द रिक्वायर्ड HCF। तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उस स्टेप में जो डिवाइज़र आएगा, उस स्टेप का जो डिवाइज़र आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। लेकिन अगर डिवाइज़र 0 नहीं आया तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलती है, नेक्स्ट स्टेप ये बोलती है कि टेक द रिमाइंडर एज ए न्यू डिवाइज़र एंड प्रीवियस डिवाइज़र एज ए न्यू डिविडेंड। ठीक है ना, 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो रिमाइंडर है उसको न्यू डिवाइज़र बना देना है और जो पहले जो डिवाइज़र आया था उसको नया डिविडेंड बना देना है, और फिर से वही डिवीज़न का प्रोसेस रिपीट करना है। और कब तक रिपीट करना है, तब तक रिपीट करना है जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। ठीक है ना, यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अगर हम एक छोटा मोटा एग्जांपल ले लें, छोटा मोटा अगर हम एग्जांपल ले तो ले सकते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे हम HCF फाइंड करते हैं 135 एंड 225 का। ठीक है, इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं।
फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225, ठीक है, इन दो नंबर का HCF फाइंड करना। तो हमें देखो सबसे पहले क्या बोला है कि सबसे पहले तो दो नंबर आइडेंटिफाई करने, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए दोनों नंबर की 135 एंड 225, ओके। चलो दूसरी बात कि ग्रेटर नंबर है उसको हमें, जो ग्रेटर नंबर है उसको हमें डिविडेंड बनाना है और जो स्मॉलर नंबर है उसको हमें डिवाइज़र बनाना है। तो चलो बना देते हैं हम, देखो ध्यान से, मैंने ये बना दिया स्मॉलर नंबर को डिवाइज़र और ग्रेटर नंबर को डिविडेंड, ओके। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 टाइम तो बड़ा हो जाएगा, 1 टाइम हमें डिवाइड करना पड़ेगा और आ गया कितना 135 आ गया। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये 90 बच जाता है, ओके। लेकिन हमारी स्टेप क्या बोलती है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस स्टेप का जो डिवाइज़र होता है वो हमारा HCF होता है। लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर 0 आया ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिमाइंडर आया है उसको हमें डिवाइज़र बनाना और जो पुराना जो डिवाइज़र था इसको हमें डिविडेंड बना देना है। मतलब 135 को अब हमें डिविडेंड बना देना है, ठीक है। तो फिर से 90 को 2 टाइम करोगे तो 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो अगेन 1 टाइम डिवाइड करना और कितना आएगा 90। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 बचता है, ओके। अगेन 0 नहीं आया, तो फिर से स्टेप रिपीट करनी है हमें कि ये जो रिमाइंडर है 45 उसको हमें डिवाइज़र बना देना है और ये जो 90 है उसको हमें डिविडेंड बना देना है। प्रीवियस स्टेप का जो डिवाइज़र है उसको डिविडेंड बना देना है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 2 टाइम जैसे ही करेंगे ना तो 45 2 जा 90 आ जाता है और जैसे ही 90 आता है यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमें क्या बोला गया है कि जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए उसी स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र है वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड HCF। मतलब ये जो 45 है ना हमारा रिक्वायर्ड HCF है। तो आंसर तो आ गया हमारा कि इन दोनों का जो HCF है वो कितना है 45। लेकिन इसको डिवीज़न एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखेंगे कैसे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो देखो हमें एक एक चीज़ कवर करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप का जो डिवीज़न था उसको हम पहले लिखेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप के डिवीज़न को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझना अच्छे से। ये फर्स्ट स्टेप का हमारा डिवीज़न था, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूँ इस फॉर्म में तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 225 को हम लिख सकते हैं, देखो A = BQ + R की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखूँगा 135 × 1 + 90, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। 135 × 1 + 90, ठीक है। अब सेकंड स्टेप का जो डिवीज़न था, सेकंड स्टेप का जो डिवीज़न था वो ये वाला है। देखिए मैं जो अलग कलर से बता रहा हूँ आपको वो आपको समझ में आना चाहिए। ये सेकंड स्टेप का हमारा डिवीज़न है, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो कैसे लिखेंगे इसको, हम सेकंड स्टेप के डिवीज़न को हम कैसे लिखेंगे कि 135 = 90 × 1 + 45। और जो हमारा थर्ड स्टेप का डिवीज़न है, वो ध्यान से देखो, ये थर्ड स्टेप का डिवीज़न ये है हमारा, थर्ड स्टेप का डिवीज़न ये है हमारा। तो थर्ड स्टेप के डिवीज़न को हम कैसे लिखेंगे कि 90 = 45 × 2 + 0। तो ये हमने यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिदम की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना। ये हमने क्या लिख लिया, यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिदम की फॉर्म में इन सारी चीज़ों को लिख लिया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ही लिया है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, इस स्टेप में जो डिवाइज़र आया मतलब 45, ये हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट थिंग हम क्या करने वाले हैं कि आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। अगर हम आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 1, यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो पहली स्टेप क्या बोलती है
कि हमें उन दो नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है जिसका हमें HCF फाइंड करना है, ठीक है ना। तो दो नंबर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ये 4052 एंड 12576, ये दोनों नंबर आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अब आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरी स्टेप क्या बोलती है कि जो ग्रेटर नंबर है उसको हमें डिविडेंड लेना है और जो स्मॉलर नंबर है उसको हमें एज ए डिवाइज़र लेना है। तो अगर हम डिविडेंड और डिवाइज़र यूज़ करें तो देखो इस तरीके से हम ले सकते हैं कि ये 4052, ठीक है, और ये 12576। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने किसको डिविडेंड लिया और किसको डिवाइज़र लिया, ठीक है ना। डिविडेंड कौन सा है और डिवाइज़र कौन सा है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 4052 से 12576 को डिवाइड करें तो ये 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक 3 टाइम्स ही जाएगा। जल्दी से आप कैलकुलेशन करके बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। अगर ये 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे हम तो ये आएगा हमारा 12,156 और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 420 आएगा, 420। तो ये ज़ीरो तो आया ही नहीं, ठीक है ना। क्या नहीं आया, ज़ीरो नहीं आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो अगर ये नहीं आया है तो हमें नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारा जो रिमाइंडर आया है उसको एज ए डिवाइज़र बनाना है और जो प्रीवियस स्टेप में डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बना देना। मतलब 4052 को हमें डिविडेंड बना देना और फिर से सॉल्व करना है। तो 420 को 4052 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम जाएगा आई थिंक, और 9 टाइम जैसे ही हम इसको करेंगे तो इसको 9 टाइम करेंगे तो 3780 आता है। कितना आता है, 3780 आएगा, ठीक है। और जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 272 रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। अगेन ज़ीरो नहीं आया तो फिर से वही स्टेप, इसको डिवाइज़र बना देना और इसके प्रीवियस स्टेप का जो डिवाइज़र था उसको हमें डिविडेंड बना देना है। तो 420 को हम डिविडेंड बना देंगे। तब देखो 272 टूजा करते ही ये तो बड़ा हो जाता है, 50 के आस 50 से भी ज़्यादा चला जाता है। तो हम 1 टाइम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 272 आएगा। और सब्ट्रैक्ट करते ही इसको जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 148 आएगा। ओके, अगेन ज़ीरो नहीं आया, फिर से वही स्टेप 272, अगेन 1 टाइम ही जाएगा 148, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 124 आ जाएगा, 124। बहुत लंबा डिवीज़न जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ तक होगा हम करेंगे इसको। फिर अगेन 148 हमारा डिविडेंड हो जाएगा, तो फिर से एक बार ही जाएगा, ठीक है। 124 माइनस किया, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। सॉल्यूशन भी आपकी बुक में होगा, लेकिन मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 124 को हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर 24, तो 24 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी भी ज़ीरो नहीं आया, अगेन 124 को डिवाइज़र लेना है, ठीक है। तो जैसे हम इसको करेंगे तो आई थिंक 5 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 125 टाइम्स। 120 सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगेन 4 आया, तो 24। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं हम, चलिए। अब हमें डिवाइड करना है। अब 24 की टेबल से तो आप लोगों को डिवाइड करना अच्छे से आता ही होगा, है ना। तो 4 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे तो 24 आ जाएगा
और यहाँ पर देखिए 0 आ चुका है, मतलब यहाँ पर हमारी स्टेप ख़त्म हो जाती है। तो हमें इन सारी स्टेप्स को यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखना पड़ेगा या यूक्लिड के डिवीज़न लेमा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आगे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिदम और यूक्लिड का डिवीज़न लेमा में कोई ज़्यादा डिफरेंस ना होने के कारण एक ही कंसीडर किया जाता है, और इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में रिमार्क्स भी दे रखा है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अभी हम इसको उस लेमा की फॉर्म में लिखे तो किस तरीके से लिखेंगे हम इसको, थोड़ा सा अगर हम कंसीडर करें तो थोड़ी सी जगह ना होने के कारण, देखना मैं थोड़ा सा छोटी जगह में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 12,576 इक्वल टू 4052 मल्टी 3। चलो एक काम करते हैं, मैं कुछ स्टेप्स यहाँ लिख लेता हूँ, कुछ स्टेप्स यहाँ लिख लेता हूँ। तो पहली स्टेप हम यहाँ लिखते हैं। पहली स्टेप क्या होगी, 12,576 इक्वल टू 4052 मल्टी 3 प्लस 420। ठीक है ना, ये पहली स्टेप होगी। दूसरी स्टेप क्या होगी इसकी, दूसरी स्टेप अगर हम देखें तो 4052 इक्वल टू क्या होगी, जल्दी से बताओ, 420। यहाँ पर दिख रही है ना आपको, ये स्टेप दिख रही है, दूसरी स्टेप ये देखो, 4052 इक्वल टू क्या होगा, 420 मल्टी 9 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया, 272। ठीक है, थर्ड स्टेप की बात करूँ मैं यहाँ पर, अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप क्या होगी, देखिए जल्दी से, 420 इक्वल टू, ये है हमारी थर्ड स्टेप, देखिए 420 इक्वल टू 272 मल्टी 1 और प्लस में आ जाएगा 148। फोर्थ स्टेप की बात करें हम तो क्या होगी, देखो ये है हमारी फोर्थ स्टेप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 272 इक्वल टू 148 मल्टी 1 प्लस 124। फिफ्थ स्टेप की बात करें हम तो क्या होगी, देखो ये है हमारी फिफ्थ स्टेप, यहाँ से दिख रही है हमें, सब कुछ हमारे आंखों के सामने ही है। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है और सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 148 इक्वल टू 124 मल्टी 1 प्लस 24। सिक्स स्टेप की बात करूँ मैं, अगर सिक्स स्टेप की बात करूँ तो यहाँ पर है हमारी सिक्स स्टेप। तो सिक्स स्टेप में अगर हम देखें तो 124 इक्वल टू 24 मल्टी 5 और प्लस आ जाएगा 4। सेवन्थ स्टेप की बात करें हम, अगर सेवन्थ स्टेप की बात करें तो ये है हमारी सेवन्थ स्टेप और यही हमारी लास्ट स्टेप भी है। ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा, 24 इक्वल टू 4 मल्टी 6 प्लस 0। तो यहाँ पर इस स्टेप में, लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र होता है वही हमारा आंसर होता है, मतलब हमारा जो HCF है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी NCERT की बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, आप देख लीजिएगा और अच्छे से समझिए, और ना समझ में आएगा तो वीडियो को रिवाइज कर करके देखिए, बार बार समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ NCERT में दिए गए रिमार्क्स बताने वाला हूँ। तो पहला रिमार्क क्या बोलता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट पीपल ऑफन कॉल फॉर्मर एज द डिवीजन एल्गोरिदम ऑल्सो। मतलब यूक्लिड का डिवीज़न लेमा और डिवीज़न एल्गोरिदम दोनों आपस में इतने इंटरलिंक है कि लेमा को भी हम एल्गोरिदम ही बोलते हैं और एल्गोरिदम को तो हम एल्गोरिदम ही बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है। अब दूसरा जो रिमार्क है NCERT में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑल्दो
यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम इज स्टेटेड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान से समझना, यूक्लिड ने जब अपनी डिवीज़न एल्गोरिदम दी थी तो उसने कैसे अपना स्टेटमेंट दिया था, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दिया था। बट इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। लेकिन इस डिवीज़न एल्गोरिदम को पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिलेबस में इसको क्यों नहीं लिया या क्यों एक्सटेंड किया, ये सारा हम सिलेबस में नहीं है इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूक्लिड ने जब अपनी एल्गोरिदम दी थी, डिवीज़न एल्गोरिदम दी थी, उसने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही स्टेटमेंट दिया था, लेकिन ये स्टेटमेंट नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ट्रू होता है। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया हमें इतनी बात। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। तो उसमें क्या दे रखा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form of 2q and that every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। तो ये प्रूव करना है या ये शो करना है हमें कि जितने भी इवन इंटीजर्स होते हैं ना वो 2q की फॉर्म के होते हैं, और ओड इंटीजर्स, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स होते हैं ना वो 2q plus 1 की फॉर्म के होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि यूक्लिड का डिवीज़न लेमा क्या, a = bq + r, ठीक है ना। और यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या इक्वल और b से छोटी होनी चाहिए, ये दो बातें हमें पता है। तो अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को यूक्लिड के डिवीज़न लेमा की फॉर्म में लिखे तो मैं लिख सकता हूँ a = 2q + r, क्योंकि 2q की फॉर्म में दे रखा है ना, a = 2q + r। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास b की क्या वैल्यू है, b = 2 हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस r की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, इस r की वैल्यू r 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है और r < 2 होगा। तो इस हिसाब से r की पॉसिबल वैल्यूज़ तो हम यहाँ पर लिखे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r या रिमाइंडर क्या हो जाएगी, r = या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब ये 2 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू < 2 है, तो r 2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो r की दो वैल्यूज़ यहाँ पर पॉसिबल है। इन दोनों वैल्यू को अगर हमारे इस लेमा वाली फॉर्म में रखे हम तो क्या हो जाता है कि एक वैल्यू तो हमारी ये आती a = 2q + 0 और दूसरी फॉर्म हमारे पास निकल के आती है a = 2q + 1। दूसरी फॉर्म हमारे पास क्या निकल के आती है, a = 2q + 1, थोड़ा सा सही लिख दे हम, a = 2q + 1। ओके, तो इस a = 2q + 0 को तो हम a = 2q लिख सकते हैं, ठीक है, और 2q + 1 को एज इट इज़ रहने देते हैं। तो ध्यान से देखो कि जो इवन इंटीजर होंगे वो सारे के सारे इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, और जो ओड इंटीजर होंगे वो सारे के सारे इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ओड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हमने प्रूव कर दिया, शो कर दिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। देखो सेम टाइप का है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 या 4q + 3 की फॉर्म में, वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमें पता है, अगर हम सॉल्यूशन करें, हमें पता है कि हमारी जो यूक्लिड का डिवीज़न लेमा है वो क्या बोलता है, a = bq + r, ठीक है। और यहाँ पर
आर की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, आर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो सकती है और लेस देन बी होगी। ठीक है, ये दो बातें हमें पता है यहाँ पर। तो अब हम अगर सॉल्व करें तो हमारा ए की वैल्यू क्या होगी, हम अगर ए की वैल्यू पुट करें तो ए इक्वल टू क्या होगा, मैं 4q प्लस आर लिख सकता हूँ यूक्लिड के डिवीज़न लेमा की फॉर्म में। तो अब यहाँ पर आर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी, इस बार हम फटाफट करेंगे। आर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी, आर की पॉसिबल वैल्यू 0 से 4 तक होगी। मतलब आर की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएगी, आर की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती, 0 हो सकती, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। 4 वैल्यू आर की पॉसिबल हो सकती। तो हम एक एक डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लिखते ए इक्वस टू 4q प्लस 0। दूसरी क्या हो सकती है, ए इक्वस टू 4q प्लस 1। तीसरी क्या हो सकती है, ए इक्वस टू 4q प्लस 2। और लास्ट वैल्यू चौथी क्या हो सकती है, ए इक्वस टू 4q प्लस 3। ठीक है ना, तो ये चारों वैल्यू पॉसिबल है। तो ए इक्वस टू 4q प्लस 0 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इक्वस टू 4q, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। ओके, बाकी सारी बच गई है एज इट इज़। तो अब हम ये बाकी 3 वैल्यूज़ या चारों की चारों वैल्यू हमने यहाँ पर उतार ली है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि ए इक्वस टू 4q है, क्योंकि आगे इवन मल्टीप्लायर है, इसलिए ये वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। ये वैल्यू अगर हम देखें और ये वैल्यू हम देखें तो ये भी इवन होगी। तो ओड वाली कौन कौन सी बच जाती, एक तो ये वाली वैल्यू होगी वो ओड होगी, ओड इंटीजर के लिए होगी, और एक ये वाली वैल्यू होगी वो ओड इंटीजर के लिए होगी। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होता है वो या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म का होगा या 4q प्लस 3 की फॉर्म का ही होगा। ठीक है ना, यहाँ तक हमें पता चल जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 13 को भी, एग्जाम्पल नंबर 3 को भी देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। एट स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज, 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She want to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up least area of the tray. What is the number of that? What is the number of that can be placed in each stack for these purpose? तो देखो यहाँ से हमें दो चीज़ें, एक तो नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है, ईच स्टेक में मतलब हर लाइन में सेम नंबर होना चाहिए, और दूसरा लीस्ट एरिया कवर करना चाहिए वो ट्रे का। तो जब भी लीस्ट एरिया और सेम नंबर की बात आ जाती है, वैसे तो और भी कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब भी लीस्ट एरिया की बात आती है या लीस्ट चीज़ लग जाती है ना, तो वहाँ पर हमेशा HCF होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ क्यों हमने HCF बोला। मान लो हमें 4 और 10 का HCF निकालना है, ठीक है। अगर 4 और 10 का HCF निकालना है तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखिए, 4 तो हमें प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। मैं बेसिक सा मेथड समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्यों हमने लिस्ट एरिया को हमने HCF क्यों बोला। तो मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँगा 2, और 2 को 2 से डिवाइड करूँगा 2 आएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर 10 के लिए देखेंगे हम, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इनके HCF की बात करूँ तो 4 क्या होता है 2 × 2, और इधर देखूँगा मैं 10 के लिए तो क्या होता है 2 × 5। तो इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वही हमारा HCF होगी। तो HCF ऑफ 4 और 10, तो देखो ये क्या आया 2 आया है। HCF ऑफ 4 और 10 2 आया, और ये इस 2 पे अगर तुम नज़र डालो तो तुम्हें एक चीज़ पता चलेगी, ये जो 2 जो नंबर है ये दोनों का HCF है, 4 और 10 का HCF है, और ये 4 और 10 से छोटा है, ठीक है ना। तो जब ये लिस्ट की बात आए तो हमेशा ध्यान रखना है कि वहाँ पर पॉसिबिलिटी HCF की ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है, ठीक है।
हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो किस किस का HCF निकालना हमें, 420 और 130 का HCF निकालना है। तो निकाल सकते हैं हम 420 और 130 का HCF निकालना हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो मैं यहाँ पर HCF का अभी जो मैंने मेथड बताया वो यूज़ ना करके जो हमें यूक्लिड का डिवीज़न एल्गोरिदम वाला मेथड है वो यूज़ करेंगे। तो छोटा नंबर है उसको हम डिवाइज़र मानेंगे और बड़े नंबर को डिविडेंड मानेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक 3 टाइम जाएगा, $390 आ जाएगा। अगर मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट कर देना। तो यहाँ से 30 बच जाएगा आई थिंक, ठीक है, 0 तो आया नहीं, तो 130 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि जो प्रीवियस डिवाइज़र है उसको हम डिविडेंड बना देंगे। 4 टाइम जाएगा ये, ठीक है, और 120 आ जाएगा और यहाँ से 10 बच गया। तो यहाँ पर भी 30 क्योंकि प्रीवियस डिवाइज़र है तो डिविडेंड बन जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा और यहाँ पर 30 आ जाएगा और यहाँ पर 0, और जिस टाइम पे रिमाइंडर 0 हो जाता है उस टाइम पे जो हमारा डिवाइज़र होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। मतलब स्टैक, ठीक है, ईच स्टैक में कितने नंबर्स हम प्लेस कर सकते हैं, 10 नंबर, 10 नंबर ऑफ काजू बर्फीज एंड 10 नंबर ऑफ बादाम बर्फीज, ठीक है। तो अब हमें पहले की तरह जाना पड़ेगा क्योंकि उस फॉर्म में लिखना है हमें। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एक हमारा पहला डिवीज़न है, इसको हम लिखेंगे 420। चलो हम थोड़ा सा पेन दिखे सा लेते हैं, हाँ, 420 इक्वल टू 130 मल्टी 3 प्लस 30। तो ये तो फर्स्ट स्टेप थी। अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 130 इधर दिख रही है हमें सेकंड स्टेप, देखो ये वाली, ये जो हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट की है, 130 इक्वल टू 30 मल्टी 4 प्लस 10। थर्ड स्टेप देखो, ये मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, थर्ड स्टेप ये वाली, ध्यान से देखना। तो थर्ड स्टेप का क्या लिखेंगे हम, थर्ड स्टेप को अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 30 इक्वल टू 10 मल्टी 3 प्लस 0। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, डिवाइज़र है 10, वो हमारा HCF, और यही है व्हाट इज़ द नंबर डेट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पर वो नंबर क्या होगा, वो नंबर 10 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व हो जाते हैं और यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट और सॉल्विंग ऑफ एग्जाम्पल वाला सेक्शन ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। और चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और आगे इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियोस चैनल में आते जाएंगे। धन्यवाद।